पिछले क्लासों में जो पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक जानकारी यानी कि उसके सामान्य परिचय को हमने देखा था, ठीक है ना। और आपको बताए थे कि उसमें लगभग 1500 स्थलों को क्या किया गया है, तो भारत से लेकर पाकिस्तान तक खोज लिया गया है, ठीक है। आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं सबसे ज्यादा भारत में मिले हैं, और भारत में लगभग 1000 स्थल मिले हैं। और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में सर 500, और 2 स्थल और भी मिले हैं जो अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो था भारत से लेकर अफगानिस्तान तक क्या था, ये फैला हुआ था, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इनके जो प्रमुख स्थल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से हमेशा पेपर में क्वेश्चन बनता है, वो लगभग 10 ही 12 के करीब हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ से जहाँ से वस्तु मिली है, वो 10 ही क्या हैं, स्थल है। बाकी जगहों पे बहुत ही कम अवशेष मिले हैं, बहुत ही कम वस्तुएं मिली हैं। लेकिन प्रॉपर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा वस्तुओं को जो खोजा गया, इन 10 ही स्थलों से क्या किया गया है, खोजा गया है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उसका उत्खनन कार्य कब हुआ है, और उसका उत्खननकर्ता कौन था, और वो जो शहर है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कहाँ स्थित है। ये सारी जानकारी हमने ले ली थी, बेसिक जानकारी जो था इसको हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। क्या किया है भाई, पढ़ लिया है। जैसे आपको दिखा देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, ध्यान देना, आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये स्थल थे, कौन स्थल भाई, तो ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो उत्खनन स्थल हैं उनकी जो तटीय स्थिति है इनके बारे में हमने बता दिया था। आपको बताए थे कि जो ये हड़प्पा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला उत्खनन स्थल है, ध्यान दीजिएगा, ये मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जो एक पाकिस्तान में जिला है, ध्यान दीजिएगा, मोंटगोमरी जिला में स्थित है, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और यह जो स्थल है रावी नदी के किनारे क्या है, तो स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो हुआ, यह उत्खनन कार्य 1921 में हुआ था, और इसका उत्खनन कार्य करने वाला दयाराम साहनी थे, ठीक है। आगे देखना, मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख जो स्थल है वो मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदड़ो मिलता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसे मोहनजोदाड़ो बोला जाता है, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा। यह सिंधु नदी के, ध्यान दीजिएगा, सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और यह सिंधु नदी के तट पे क्या है, स्थित है। और इसकी उत्खनन जो कार्य हुई वो 1922 ईस्वी में हुई, और इसका उत्खनन कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे रखाल दास बनर्जी थे, रखाल दास बनर्जी। ये जो बातें हम बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही सारे पेपर में क्वेश्चन का आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने कल ही ये सारी चीजें हमने कल पढ़ा रखी है, कल ही तो पढ़ाए थे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो पढ़ा दिया हूँ उसको एक बार रिवीजन करा दूं, कि आप सभी को ये सारी चीजें क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। याद आ रहे हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल था हड़प्पा, वो किस नदी के किनारे स्थित है, रावी। ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो मोंटगोमरी जिला में है। मोंटगोमरी जिला कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। जो पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, है कि नहीं। आगे देखिएगा, इसका उत्खनन कार्य 1921, उत्खनन कार्य क्या था, 1921 था। इसका उत्खनन कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे वो दयाराम साहनी थे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा,
पढ़ने का मतलब कि ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा चीज पढ़ने का प्रयास नहीं करना है, जो हमारे काम का है वही पढ़ेंगे, है कि नहीं। विद्वान नहीं बनना है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो तीसरा स्थल है, तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सनहुदड़ो, ये भी सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के। और किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसका उत्खनन कार्य ध्यान दीजिएगा 1931 किसके द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा एन एन जी एन जी मजूमदार। कौन थे भाई, तो मजूमदार, ये बस याद रखना है, मजूमदार, ठीक है। आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौथा स्थल है, चौथा जो स्थल है सुत के डोर, ठीक है ना। सुत के सुत के डोर या सुत का डोर, ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, इसको हम सीधा करके पढ़ देते हैं कि लड़कों को आसानी से समझ में आ जाए। अगर ऑप्शन में पेपर में आएगा तो आप लेकर क्या करेंगे, इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। सुत के जो डोर है, ये ध्यान दीजिएगा वो कहाँ स्थित है, तो बलूचिस्तान में। जो बलूचिस्तान है वो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। यानी कि सुत के डोर कहाँ का हिस्सा है, वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो बलूचिस्तान। और ध्यान दीजिएगा, यह दासक नदी के किनारे स्थित है। आपको यह भी बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे पश्चिमी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल। तो सबसे पश्चिमी स्थल सुत के डोर, ध्यान दीजिएगा वो कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान। और किस नदी के किनारे, तो दासक नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो हुआ था वो 1927 में हुआ है। और इसका उत्खनन कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे, कौन थे भाई, कौन थे, स्टीन। कौन थे भाई, तो सर ओरेल स्टीन, सर ओरेल। इसमें 1931 में चालू हुआ था, 1934 इसको क्या कर लेना, अंतिम लिख लेना, ठीक है। किसी को दिक्कत, आगे देखना। इसमें अगला जो स्थल है आपको ध्यान दीजिएगा, वो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में बताया था कि आलमगीरपुर ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह स्थित है हिडन नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1952 से 55 के बीच हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, इसका उत्खनन कार्य करने वाले यज्ञदत्त शर्मा थे। और ध्यान दीजिएगा, आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आपको बताए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था पूर्व में, कहाँ तक, तो पूर्व में आलमगीरपुर। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है। और पश्चिमी जो स्थल है कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो कौन सा है, सूत के डोर, ठीक है। किस नदी के किनारे है ये, हिडन नदी के किनारे है। आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला स्थल है रोपड़, ध्यान दीजिएगा रोपड़, यह पंजाब में स्थित है। जो सतलुज नदी के क्या है, तो तट पे स्थित है, सतलुज नदी के तट पे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1950 से 55 के बीच में क्या हुआ, संपन्न हुआ है। और इसका जो उत्खनन कार्य करने वाले व्यक्ति थे, ये दो व्यक्ति थे, बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा, बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है ना। अगला जो स्थल है रंगपुर। रंगपुर ध्यान दीजिएगा वर्तमान के गुजरात में स्थित है, मादर नदी के तट पर स्थित है। क्या है जी, मादर, मादर नदी के ये तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1953 में हुआ था।
और इसका उत्खनन कार्य जो करने वाले थे कौन थे जी? रंगनाथ राव। रंगनाथ, इन्हीं को पूछता है। इनको भी साथ में रखिएगा, वत्स को, माधव स्वरूप वत्स। वास्तव में इनका नाम वत्स याद रखिएगा, इससे आप लोग पकड़ लेंगे। इतिहास को थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, पूरा पूरी याद करेंगे तो आप पेपर में पूरा याद करके नहीं जा पाएंगे, भूल जाएंगे जल्दी। और थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो याद रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वत्स से याद रखिएगा, वत्स और रंगनाथ राव, ये दो व्यक्ति थे इसके उत्खनन कार्य को पूरा करने वाले। अगला जो स्थल है ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा ध्यान दीजिएगा, हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। हनुमानगढ़, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा ध्यान दीजिएगा, हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। और यह इसका ध्यान दीजिएगा उत्खनन कार्य करने वाले डॉक्टर ए घोष थे। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर घोष। और यह जो स्थल है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो इसका उत्खनन कार्य हुआ 1953 ईस्वी में हुआ है। फिर ध्यान से सुनिएगा कि सर कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में आपको बताए थे, काला माने काली मतलब कि काला, और ध्यान दीजिएगा बंगा मतलब होता है कि चूड़ी। तो काली चूड़ियों को जो अवशेष मिला वो मिला था यहीं से। ध्यान दीजिएगा, जो हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा यह वर्तमान के राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्खनन कार्य करने वाले कौन थे? तो सर घोष, घोष, ठीक है। अगला जो स्थल है कौन सा है? तो कोटदीजी। कोटदीजी, तो कोटदीजी में ध्यान दीजिएगा, यह सिंधु, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में ये स्थित है। इसका उत्खनन कार्य करने वाले खान थे। और ध्यान दीजिएगा यह किस नदी के किनारे स्थित है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। इसको इतना याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कालीबंगा। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा स्थल किस देश में स्थित है या किस राज्य में स्थित है। कभी कभी राज्य को भी पूछता है, इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा में नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको याद होने चाहिए कि कौन से सिंधु घाटी के स्थल जो है किस राज्य में पड़ते हैं, ठीक है ना। आगे देख लेना, इसको लिख लिए थे ना तुम लोग, बोलो भाई, ये लिख लिए थे आप लोग ना, इसको नोट कर लिए हैं सारी चीजों को। जो कल के आपके पीडीएफ में नहीं था, यहाँ पे जो दिखा होगा आपको अलग सा, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देख लो, ये तो कल हमको याद है कि लिखवा दिए हैं, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। और ये है सुत के डोर, सुत के डोर कल लिखवाए थे, सुत के डोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्या है स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुत के डोर, जो किस कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है ना। किस नदी के किनारे है? तो दासक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है ये जानना हमको बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गया है सभी को, देख लो। यहाँ पे ध्यान देना, लोथल बताए थे, ध्यान दीजिएगा, लोथल भी ध्यान दीजिएगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में क्या है ये स्थित है। और ध्यान दीजिएगा यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसका उत्खनन करने वाले कौन थे भाई? तो राव थे, राव ही को देता है। तो साथ में इनको भी याद रखना, ये सहयोगी थे, कौन? तो स्वरूप वत्स,
माधव स्वरूप, वत्स, उनके क्या थे ये, उत्खनन कार्य में सहयोगी थे। ठीक है ना। तो फिर याद रखिएगा लोथल, ध्यान दीजिएगा किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये पेपर में यही तो पूछा गया था, नदी कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, बताओ भाई सभी लोग। भोगवा, इसका उत्खनन कार्य किसने किया, तो राव और इनके साथ, हाँ स्वरूप, माधववत स्वरूप। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे, ध्यान दीजिएगा वो थे कौन से, तो वो थे, ध्यान दीजिएगा जो सामने दिख रहा है, इनको याद रखना है कि कौन सा स्थल कहाँ स्थित है, कौन सा स्थल कहाँ स्थित है। जैसे अभी बताए हैं, ध्यान दीजिएगा मेहरगढ़, मेहरगढ़ तो ध्यान दीजिएगा ये कसाड़ कालीन क्या है, ये स्थल है। मेहरगढ़ कब का स्थल है, ये कसाड़ कालीन स्थल है, जहाँ से कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था। और ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें, तो पसाड़ काल में, स्टोन एज में। ठीक है ना। आगे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा, हिसार। ठीक है। मंडा, मंडा, तो मंडा जम्मू कश्मीर। आपको बताया था कि मंडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल है। ध्यान दीजिएगा मंडा किस नदी के किनारे है भाई, सतलुज, सॉरी सॉरी सतलुज नहीं, चिनाब। ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, उत्तरी स्थल कौन सा है, मंडा। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर। और किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब। ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कौन सा जी, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। आगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो बहुत बार आ गया। लोथल, ध्यान दीजिएगा गुजरात, ध्यान देना। मेहरगढ़, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ये पसाड़ कालीन स्थल है। ठीक है ना, जहां से पहली बार कृषि का साक्ष्य मिला है, सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कब का स्थल है, तो ये मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है ना, कभी कभी पीडीएफ सेट करने में ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए आपको बताने वाला है ना, समझ में आ रहा है। आप लोगों को बुक में भी देखे होंगे, आप लोग बुक में जो छपा होता है उसी को सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने के कारण आप गलत चीजों को भी क्या कर लेते हैं, एब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन जब भी क्लास आप करेंगे तो उन गलतियों को आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। और जब गलती को बताया जाएगा तो आप उन गलतियों से बच जाएंगे, नहीं तो वो गलती आप पेपर में भी करेंगे। क्या समझा है, सभी को दिख रहा है ये। इन सभी चीजों को इतना आंखों के सामने से गुजार देना है कि ये सभी चीजें हमारे दिमाग में क्या हो जाए, फिट हो जाए। एक ही चीज को हम बार बार रिवीजन करा रहे हैं। कितनी बार आपके सामने से ये स्थलों को गुजार दिए, शुरू से हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सभी स्थलों को हम बार बार देख रहे हैं। कभी नदियों के किनारे के कारण, कभी कभी इनके क्षेत्र के विस्तार के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो स्थल हमको देखने को मिल रहे हैं ना। तो उन स्थलों को क्या करना है कि याद कर जाना है। एक क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे, चिनाब। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, कहाँ स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश। किस नदी के किनारे, हिडेन नदी के किनारे।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दक्षिणी स्थल कौन सा है? दायमाबाद। कौन सा है? दायमाबाद। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। किस नदी के किनारे स्थित है? परवरा। किस नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकेडोर। सुतकेडोर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है ना? किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे। तो ये सभी चीजों को क्या करना है? याद कर जाना है। किसी को दिक्कत? अब देखना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, या ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को ध्यान देना, वो तो पढ़ लिए। हमको देखना है उन नदियों को जिनके प्राचीन में जो नाम क्या है? अलग है। प्राचीन समय में नाम क्या है इनके? अलग। तो सिंधु भारतीय नदियों के प्राचीन नाम को देखना है। ध्यान दीजिएगा, पहले देखेंगे कि उनका पहले नाम क्या था, और उसके बाद देखेंगे कि इनका अब नाम क्या है। ठीक है ना? आधुनिक नाम और पुराना नाम। नदियों के पुराने और नए नाम से क्वेश्चन बनता है, और सबसे ज्यादा जो बनता है, ध्यान दीजिएगा, इन 4 नदियों से जो आपको यहाँ दिख रही हैं। इन 4 नदियों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है पेपर में। ठीक है ना? कौन कौन सी? तो ध्यान दीजिएगा, वितिस्ता। जब इतिहास को पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये वितिस्ता जो नदी है, इसके किनारे युद्ध लड़ा गया था सिकंदर द्वारा। ठीक है ना? किसके द्वारा? सिकंदर द्वारा। और भारत का जो राजा था उसके साथ लड़ने वाला, वो था कौन सा? बताइए भाई। पोरस। ठीक है ना? पूर्व प्रदेश का राजा पोरस, से पंजाब कहते हैं। ठीक है ना? पंजाब का एक राजा था, क्या चीज? पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच में, ध्यान दीजिएगा, इस बितिस्ता नदी के किनारे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। यह बितिस्ता का वर्तमान में नाम क्या है? तो झेलम है। क्या है भाई? झेलम। अस्कनी। अस्कनी ध्यान दीजिएगा, किसका पुराना नाम है? तो चिनाब का। चिनाब को किस नाम से जाना जाता था? वेद जब पढ़ेंगे ना, तो वेदों में आपको नाम पुराने ही मिलेंगे। इन नदियों का नाम पुराने क्या है? तो ये आपको दिख रहे हैं सामने। ध्यान दीजिएगा, बितिस्ता किसका पुराना नाम है? झेलम नदी का। हाँ, बितिस्ता। ठीक है ना? बितिस्ता किस किस नदी का पुराना नाम है? झेलम। अस्कनी किस नदी का पुराना नाम है? चिनाब। पुरुषड़ी किस नदी का पुराना नाम है? रावी। रावी का पुराना नाम क्या है? रावी नदी का पुराना नाम पुरुषड़ी। और सतुदरी? सतुदरी किस नदी का नाम है? तो सतुदरी सर सतलज की पुराना नाम है। ठीक है ना? सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? सतुदरी। ठीक है ना? सतुदरी। सतुदरी। ठीक है? लेकिन साथ में आपको इनको भी नहीं भूलना है। जो ध्यान दीजिएगा, कुम्मू। कुम्मू ये किस नदी का पुराना नाम है? कुम्मू। तो ध्यान दीजिएगा, कुरम। कुरम एक नदी है, ध्यान दीजिएगा, इसका ये पुराना नाम है। एक नदी है कुंभा। कुंभा किस नदी का पुराना नाम है? तो ये है काबुल। काबुल का पुराना नाम क्या है? कुंभा। किसी को दिक्कत? बोलो भाई। इनको नहीं भूलना है, इन चारों नदियों को नहीं भूलना है। ये बहुत ही पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पेपर के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां जो हैं, जिनके पुराने नाम को हमेशा पूछा जाता है पेपर में, यही 4 हैं। ठीक है ना? चलो आगे देख लेना। ध्यान दीजिएगा, सादा नीरा किसका पुराना नाम है? तो गंडक नदी का। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है भाई? सादा नीरा। एक और नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ब्यास नदी, जिसका पुराना नाम बिपाशा है। ब्यास नदी का पुराना नाम, ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा। ठीक है ना? अब बताओ, किस नदी का पुराना नाम गोमती है? ये उल्टा हो गया क्या? ध्यान दीजिएगा, गोमती नदी का पुराना नाम गोमल था। क्या था? गोमल। गोमती नदी तो अभी भी देखने को मिलती है ना? तो उस गोमती नदी का पुराना नाम क्या था? गोमल। आपको आगे चलकर जब इतिहास पढ़ाएंगे
तो गोमल एक दारा भी मिलेगा। दारा क्या होता है? तो सर, दो पहाड़ियों के बीच से क्या चाहिए? एक गैप, रास्ता। दो पहाड़ियों के बीच का एक गैप यानी कि रास्ता, ध्यान दीजिएगा, दारा कहलाता है, दारा। ठीक है ना? दारा क्या होता है? दारा क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता होता है दारा। और ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर एक गोमल दारा भी पढ़ेंगे हम लोग। गोमल, गोमल क्या चीज? ये, हाँ, ध्यान दीजिएगा, घग्गर ये सहायक नदी है ना सरस्वती की। ठीक है ना? घग्गर का ये पुराना नाम क्या है? बोलो भाई। हर्षदूती। हर्षदूती। आगे देखना, सिंध का पुराना नाम, सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, सिंध। अभी वर्तमान में जो नदी है सिंध, इसका पुराना नाम सिंधु था। सिंध नदी का पुराना नाम, सिंध नदी का, तो ध्यान देना, सिंध नदी का जो पुराना नाम था वो था सिंधु। क्या था? तो सर, सिंधु नदी था। तो ये जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो इनके पुराने नामों को क्या किया जाता है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना? सबको समझ में आ रही है? आप लोग नोट भी करते रहेंगे, ठीक है ना? नोट भी करते रहेंगे, ये बार बार आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना? और नोट्स अपना ऐसा बनाएंगे कि ध्यान दीजिएगा, हमेशा काम आए। समझ रहे हैं? पता ना आपको रवि सर फिर दोबारा ये पढ़ाए ना पढ़ाए, हमेशा तो नहीं पढ़ा जा सकता है ना। आप अगर एक बैच ज्वाइन किए हैं, तो एक बैच में आप एक ऐसा नोट्स बनाइए कि दोबारा आपको क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। आप जब भी पढ़ें, अपने नोट्स से क्या करें, प्रयास करें पढ़ने का। ठीक है? चलो, और एक बार ध्यान दीजिएगा, तैयारी करने का नियम यही है कि एक बार सिलेबस को कंप्लीट करिए और उसके बाद से प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी आप पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उस पोस्ट के बारे में आप डिटेल जानिए, उसके सिलेबस क्या हैं, उस पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों का डिटेल को क्या करिए, अपने पास रखिए, या कम से कम सिलेबस उसका रखिए, कि आपको पता तो चले कि हम अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। आगे देख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, ये किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये भी देख लेना। ठीक है ना? आखिर ये तो पढ़ा दिए हैं सारे चीज, लेकिन फिर भी अलग अलग दिखा रहे हैं आप लोग को, कि ये फोकस बन के याद हो जाए कि कौन सा स्थल कहाँ स्थित है। एक बार अलग पढ़ा दिए, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, ये बहुत जरूरी है जानना। ठीक है ना? तो अब तो आप लोग, इसको हम क्या कर दें, इसको बंद कर देंगे, तभी भी आप लोग बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? बोल देंगे। हम इधर खड़े हो जाते हैं, आप लोग बोलेंगे, क्योंकि अब तो याद हो जाना चाहिए। बताइए, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित? सिंधु, हड़प्पा, राबी, रोपड़, सतलुज, सुतकेडोर, सुतकेदोर, शासक, लोथल, भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा, कालीबंगा, घाघर नदी के किनारे, रंगपुर, मादर नदी के किनारे स्थित है, आलमगीरपुर, हिडन नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा एक बार और, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल राबी नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, काडोर, सुतकाडोर किस नदी के किनारे? तो सर, दासक नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ध्यान देना, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे स्थित है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिडेन नदी के किनारे स्थित है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? ध्यान देना। ठीक है ना? अब हम लोग को पढ़ना है, जो ध्यान दीजिएगा,
कि किस स्थल से कौन से प्रतीक या क्या साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है, किस स्थल से क्या मिला है, ठीक है ना, वहां से साक्ष्य हमको क्या मिले हैं। तो इन चीजों को हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग कि किस स्थान से कौन सा साक्ष्य मिला है, आप देख लेते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, सभी को समझ में आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और इनके यहाँ से मिले साक्ष्य, इनके यहाँ से मिले, तो इनके यहाँ से मिले साक्ष्य। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है बहुत बार, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है कि 12 कक्ष वाला, ध्यान दीजिएगा पेपर में यही आया था कि 12 कक्ष वाला अनागार, अनागार समझ रहे हैं, जहाँ पे अन्न का भंडार किया जाता हो, जहाँ पे अन्न को रखा जाता हो, क्या चीज, चाक, वो तो पढ़ाएंगे आपको, हर एक चीज के बारे में हम आपको समझा देंगे, आपको प्रॉपर समझ में आएंगे। पहले समझिए कि ये क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था पेपर में, अनागार 12 कक्ष वाले, 12 कक्ष मैंने समझ रहे हैं, ऐसे होता था। ये आपके रास्ते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से रास्ता जाने का है, और ऐसे इधर से ध्यान दीजिएगा ये, और यहाँ से ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, एक मिटा दो। ध्यान देना, 12 कक्षीय जो अनागार मिला है, कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला हमें। कितने कक्ष हैं इसमें, तो सर 12, एक कक्ष मैंने क्या चीज, रूम, ठीक है ना। कक्ष का मतलब क्या होता है, रूम होता है, जैसा आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि क्लासरूम, ठीक है ना, क्लासरूम, यानी कि उस क्लासरूम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं या कक्षा बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। तो वैसे ही उस समय जो हड़प्पा से एक स्थल, एक जो बिल्डिंग मिली, उसमें 12 कमरे थे, 12 का थे कमरे, और वो किसके लिए था, तो अनु के भंडार के लिए था, अनु के भंडार के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कक्षीय, ठीक है ना। लेकिन ये उतना भी बड़ा नहीं था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत जो मिली है, वो ध्यान दीजिएगा, वो अनागार ही है, विशाल अनागार। विशाल अनागार के जो साक्ष्य मिला है, वो मिला है मोहनजोदाड़ो से। आगे जो पढ़ने वाले हैं, अभी एक एक स्थल को देखते हैं कि किस स्थल पे क्या मिला है, ठीक है ना। तो पहला जो स्थल है हड़प्पा, इस हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हमेशा हम लेकर चल रहे हैं कि ये आपको याद ही हो जाए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ है, और इसका उत्खनन कार्य 1921। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिला है चाक, चाक का होता है, तो ध्यान दीजिएगा वह पहिया, जिस पहिए से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं, जिस पहिए से, जो कुम्हार होता है, कुम्हार, कुम्हार ध्यान दीजिएगा, उस चाक से, देखे होंगे पहिया होता है, उस पहिए से क्या करता है, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे। तो इस हड़प्पा से हमको वो चाक मिला है, किसका, कुम्हार का चाक। तो इसीलिए पता लगाया गया है कि यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो चाक कहाँ से मिला है, ध्यान दीजिएगा, चाक, चाक का मतलब चाका, ठीक है ना, उसको चाक बोला जाता है। जो पहिया होता है बड़ा सा, और कुम्हार होते हैं, उसी को घुमा के उस पे क्या बनाते हैं, अपना बर्तन वगैरह बनाते थे, ठीक है ना। अभी भी कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतना बड़ा हो गया है कि अब मशीनें आ गई हैं, और मशीन से क्या बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बन जाते हैं। जैसे आप लोग चाय पीते हैं ना, इस कप में मिट्टी वाले, तो वो भी बनता है उसी चाक पे। लेकिन अब चाक आ गया कौन सा, मशीनरी, ठीक है ना, मशीन से बन जाता है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसे गांव हैं
जहाँ पे अभी भी कुम्हार हैं जो उसी चाक पे ही मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो पूजा पाठ में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अभी भी तो प्रयोग में हम लोग पूजा पाठ में मिट्टी के बर्तन ही लाते हैं, है कि नहीं? तो देख लो ध्यान से, इस हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला, तो ध्यान दीजिएगा। चाक मिला है, जिससे कुम्हार बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिला है 12 कक्षीय अनागार। उसके बाद से मिले हैं यहीं पे, इनको ध्यान दीजिएगा, ये जो कक्ष बना है, क्या इसमें अनाज ऐसे ही चला जाएगा? ऐसे ही जाएगा? अनाज को रखने के लिए श्रम चाहिए कि नहीं चाहिए? श्रमिक चाहिए कि नहीं चाहिए? मजदूर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिला है मजदूर का आवास, यानी कि श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास, जो मजदूर होंगे वो वहाँ पे रहेंगे ना। मान लेते हैं कि यहाँ से जो अनाज रखा गया है यहाँ पे, उनको निकालना हो तो हमको चाहिए क्या? मजदूर चाहिए। तो जो मजदूर रहते थे इस अनाज को रखने और निकालने का जो कार्य करते थे, वो यहाँ पे उनके लिए अलग से कमरे बनाए गए थे, उनके रहने के लिए। तो यहीं से हड़प्पा से ही हमको क्या मिला है, तो ध्यान दीजिएगा, श्रमिक आवास मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी हड़प्पा से ध्यान दीजिएगा हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो बताए थे कि प्रकृति की क्या थी, ये देवी थी, उर्वरता की क्या थी, ये देवी थी। यानी कि इससे ये पता चलता है कि यह जो समाज था, मात्र सतनात्मक समाज था, और यहाँ पे महिलाओं के क्या थे, महत्व बहुत ज्यादा थे। ठीक है ना? यहाँ से मिला है ताबूत। ताबूत आप लोग समझ रहे हैं, ताबूत क्या होता है? तो सर ताबूत वो होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें जिसमें रख कर क्या किए जाते हैं, लाशों को दफनाया जाता है। लाशों को दफनाया जाता है, जिसमें रख कर वो क्या कहलाता है, तो सर वही होता है ये ताबूत। ठीक है ना? अभी भी जो जो सिख धर्म के लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, वो ताबूत में ही अपने लाशों को क्या करते हैं, रख के दफनाते हैं। अरे सिख नहीं, ईसाई, ईसाई धर्म के लोग। लेकिन मुस्लिम लोग भी दफनाते हैं अपने अपने क्या चाहिए, समाज में जो उनके मृतक शरीर होता है, लाश होते हैं, उनको वो भी दफनाते हैं, लेकिन उन वो लोग किसका, इस ताबूत का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना? इसी हड़प्पा से ध्यान दीजिएगा मिला है, ध्यान दीजिएगा, RH-37 कब्रिस्तान। और बताओ RH, सर हम रोमन जो भाषा है वो तो बहुत ही बाद की भाषा है, लेकिन उस समय के लोग भी RH लिखकर उस कब्रिस्तान में 37 लिखे थे वो सब। ध्यान देना, ठीक है ना? 1 मिनट आप लोग देंगे। क्या बातें हो रही हैं? मेरी भाषा समझ में आ रही है? आ गई? देखना ध्यान से, RH-37 कब्रिस्तान किस स्थल से मिला है? RH-37 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? बताओ भाई, किस स्थल से मिला है? तो सर हड़प्पा से मिला है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अभी भी हमको पता नहीं है कि RH का मतलब क्या था। RH-37 का उनका मतलब क्या था, यानी कि उनके अर्थ क्या थे, हमको नहीं पता है। लेकिन इतना याद रखना है कि वहां से RH-37 क्या मिले हैं, तो कब्रिस्तान मिले हैं। किस स्थल से? तो सर इस हड़प्पा से। यहीं से हमको मिला है हाथी के कपाल। हाथी के कपाल, हाथी के कपाल का मतलब क्या होता है, तो सर के भाग को क्या कहा जाता है, कपाल बोला जाता है। यानी कि सिर की जो हड्डी है ना, वो हमको मिली है कहाँ से, तो हड़प्पा से मिली है। ठीक है ना? तो हाथी के कपाल कहाँ से मिले हमें, बताओ भाई, तो हड़प्पा से। स्वास्तिक जो चिन्ह है, आप लोग स्वास्तिक चिन्ह देखे होंगे, बोलो भाई। स्वास्तिक जो चिन्ह है हमको कहाँ से मिले हैं, तो स्वास्तिक जो चिन्ह है ये हमको, ध्यान दीजिएगा, यहीं से मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से।
स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? तो ये भी माना जा सकता है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की क्या है ये? देन है। यही तो होता है स्वास्तिक चिन्ह। आगे देखना, जिसे हम लोग शुभ और लाभ में प्रयोग कर लेते हैं, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है ना? इस हड़प्पा से हमको मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती के साक्ष्य। हड़प्पा से हमको क्या मिला है? कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों माने सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके यहाँ से हमें 9 फसलों के साक्ष्य मिले हैं। 9 फसलों के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो उसमें से एक कपास था, कपास कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। किसी को दिक्कत? और ध्यान दीजिएगा, उस समय जो लोग मुद्रा बनाते थे वो बनाते थे तेल खड़ी से। क्या चीज? तेल खड़ी। तेल खड़ी क्या है सर? तो यह एक प्रकार की मिट्टी है, बहुत ही मुलायम मिट्टी होती है। ध्यान दीजिएगा, जिसका प्रयोग करके उस समय के लोग, ध्यान दीजिएगा, सिक्के बनाया करते थे। सिक्का, ठीक है ना? या मुहर। मोहर, ध्यान दीजिएगा, उन लोग का जो बना है उस समय जो मोहर बनी है, मोहर, उन मोहरों को भी इन्होंने किस मिट्टी से बना रखा है? तेल खड़ी मिट्टी से। ठीक है ना? एक प्रकार की यह मिट्टी है जिससे वो अपने वस्तुओं को क्या करते थे? छोटे वस्तुओं को बनाते थे। ये सब बहुत ही मुलायम मिट्टी होती है ये। एक और भी मिट्टी होती है ना जी, कौन सी मिट्टी? बताओ भाई। एक और मिट्टी होती है, बहुत मुलायम होती है, जो महिलाएं अपने फेस पे लगाती हैं। मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी ना जी। तो आपको बताएंगे कि ये सौंदर्य अभी नहीं दिख रहा है। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता में जो महिलाएं थी वो भी अपने सौंदर्य प्रशासन क्या चाहिए, सौंदर्य जो सामान है, सौंदर्य जो किट हैं, उनको अपने पर्स में लेकर चला करती थी। इसका मतलब कि महिलाएं बहुत पहले से खूबसूरती पे ध्यान देती आ रही हैं, है कि नहीं? पुरुषों को सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। नहाया, तेल लगाया, वही तेल सर में, वही तेल मुंह में, और काम खत्म ना जी। 10 मिनट समय है, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो ही स्थल को पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, उतना ही पढ़ना है कि हमको याद हो जाए। ठीक है ना? चलो, सुनाई दे रहा है सभी को? तो ध्यान देना, हम उतना ही पढ़ेंगे कि हमको क्या हो जाए, याद हो जाए। ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा तैयार हो। ठीक है ना? ये बुक पढ़ने से कोई फायदा है कि आपको तैयारी ना हो, आप पेपर में जाए तो कुछ आए ना। हम इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ें कि जो पढ़े हैं वहां से आएगा तो हमसे नहीं छूटेगा, है कि नहीं? एक बार और ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है, ध्यान देना, पहला स्थल जो है हड़प्पा। इस हड़प्पा, ध्यान दीजिएगा, आवाज पता ना कहाँ से कट गया था, देख लो, यहाँ से फिर एक बार बता देते हैं। थोड़ा सा स्पीड लेकर बताएंगे। हड़प्पा, ध्यान दीजिएगा, इस हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ है? पाकिस्तान। इसका उत्खनन कार्य 1921। यहाँ से हमको क्या मिले हैं? तो चाक मिले हैं। जो कुम्हार इस चाक से, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ से 12 कक्षीय हमको क्या मिला है? तो सर 12 कक्षीय हमको अनागार मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे एक हमको बगल में श्रमिक आवास भी मिला है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से हमको कुम्हार के चाक मिला है, और मिला है 12 कक्षीय अनागार, यानी कि 12 कमरे वाले क्या चीज, भंडारण, अन्न भंडारण। ठीक है ना? और यहीं से मिले हमको क्या चीज, श्रमिक आवास। और यहाँ से एक मूर्ति मिली है हमें, मातृ देवी की मूर्ति, जो हमारी उर्वरता की क्या है, ये देवी है। यानी ध्यान दीजिएगा, इससे हमें ये जानकारी मिली है कि उस समय जो लोग थे महिलाओं के महत्व को ज्यादा सम्मान देते थे। ठीक है ना? यानी कि महिलाओं के महत्व क्या थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में थोड़ा ज्यादा थे। ठीक है ना?
यहाँ से हमें मिला है ताबूत। ताबूत क्या होता है? तो जिसमें लाश को रख के दफनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है हड़प्पा, इस हड़प्पा से हमें मिला है RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमको अभी तक RH-37 का अर्थ नहीं पता चला, ठीक है ना। उस समय के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उनकी लिपि ही समझ में न आई, लेकिन वहां पे RH-37 हमको देखने को मिला है जो कब्रिस्तान है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसी हड़प्पा से हमें मिला है हाथी के कपाल, यानी कि हाथी के जो शीर्ष भाग होता है ना, उसकी हड्डी मिली है। और यहाँ से हमें मिला है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो मोहर थी उन पे स्वास्तिक चिन्ह उनके मिले हैं, ठीक है ना। स्वास्तिक चिन्ह आपको बताए थे कि स्वास्तिक चिन्ह कैसे होते हैं भाई। स्वास्तिक चिन्ह ध्यान देना है, ये स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। ये स्वास्तिक चिन्ह हमको कहाँ से मिला है? तो इस हड़प्पा से मिला है। तो माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि जो स्वास्तिक चिन्ह है हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का देन है, ठीक है ना। आगे देखना, यहाँ से हमको मिले हैं कपास की खेती के साक्ष्य। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें 9 फसलों की जानकारी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कितने फसलों की जानकारी मिली है? 9 फसलों की जानकारी मिली है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ के जो लोग मुद्राएं बना करते थे या जो मोहर बनाया करते थे, ध्यान दीजिएगा, वो सेल खड़ी की मोहर थी या सिक्के थे। और सेल खड़ी क्या है? तो यह एक प्रकार की मिट्टी है जो बहुत ही मुलायम होती है, ठीक है। ये सब देख लिए थे। आगे देखना, आगे हमको जो स्थल पढ़ना था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है। और इसका उत्खनन जो कार्य हुआ 1922 में, इसका उत्खनन कार्य हुआ है 1922 में। इसका उत्खननकर्ता जो थे राखाल दास बनर्जी थे, राखाल दास बनर्जी। इस मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। आपको बताए थे कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमको लाशों के क्या मिले हैं? ढेर मिले हैं, यानी कि कंकाल के ऊपर कंकाल। हमको कंकाल, नर कंकाल इतने ज्यादा मिले हैं कि इसे मृतकों का टीला कहा गया है। और ध्यान दीजिएगा, सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा में इस मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इस सिंधु घाटी सभ्यता से ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से हमको क्या मिले हैं? तो विशाल अनागार। क्या मिला है भाई? लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का हमें बगीचा कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा तो मोहनजोदड़ो को, या मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो एक, मोहनजोदाड़ो एक मूवी भी आई है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, विशाल अनागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये बहुत पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि विशाल अनागार और असनागार कहाँ से मिला है? असनागार मतलब क्या होता है? अनागार मतलब कि वो होता है जहाँ पे हम सर अपने खाने पीने की जो वस्तु है वो रखते हैं, अन्न को रखते हैं, वो अनागार। जहाँ अन्न रखते हैं, अनागार। अन्न भंडारण, तो अन्न भंडारण की व्यवस्था थी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विशाल आसनागार मिला है। आसनागार मतलब कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बाथ। जैसे आप लोग स्विमिंग पूल देखते हैं ना, तो वैसे ही इस समय में हमको स्विमिंग पूल मिला है। सही से समझ में आ रही है? विशाल आसनागार देख रहे हैं ये? आप सभी को समझ में आ रहा है कि ये सर आसन क्या है भाई? तो ये आसनागार है। क्या है? आसनागार। और ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रवेश करने का, इस प्रवेश करने का उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से इसमें क्या है? सीढ़ियां हैं। उत्तर और दक्षिण से दोनों तरफ से प्रवेश करने की इसमें क्या है? सीढ़ियां हैं, ठीक है ना। ये आप लोग देख लीजिएगा, मात्र देवी की मूर्ति, ठीक है ना।
किसकी मूर्ति है? ये कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला, एक सिंह वाला ये जानवर, एक सिंह वाला जानवर। यहाँ से हमको मिला है नटराज की मूर्ति। और ये है आपकी क्या चीज? तो ये है आपकी डांस करते हुए गर्ल, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल का साक्ष्य भी हमको मिला है कहाँ से? तो सर सिंधु घाटी सभ्यता से। जिसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इसके हाथों में 15 से 16 चूड़ियां हैं, सॉरी 15 से 16, और इसमें 4। इसको कई बार पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका बायां हाथ कहाँ पे स्थित है? बायां की दाहिना? बायां, दाएं, ठीक है ना। तो जो ये कमर पे ये हाथ रखी है महिला, यानी कि ये डांसिंग गर्ल, इसके जो कमर पे रखे हुए हाथ है, उसके हाथ में कितनी चूड़ियां? तो 4 हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। लेकिन इसमें कितनी चूड़ियां हैं? नहीं सर, ये आपको रिंग दिख रहे हैं, ये 4 ही हैं। राजस्थान की महिलाएं अभी भी ऐसे ही चूड़ियां पहनती हैं, ठीक है ना। तो आपका एक प्रश्न आपके लिए, आप लोग कल आपसे पूछेंगे हम अगले दिनों में, कि ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल थी, यानी कि नर्तकी की जो मूर्ति थी, उसके एक हाथ में कितनी चूड़ियां थी? ठीक है ना, एक हाथ में कितनी चूड़ियां थी? और ये आपके दाढ़ी वाले महादेव, ये क्या है? दाढ़ी वाले महादेव हैं, जिनकी दाढ़ी है, ठीक है ना। ये पूजा पाठ पे क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। दाढ़ी वाली महादेव की कहाँ से मूर्ति मिली है? तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति मिली है। आपको बताएंगे आगे कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। क्या किया देख लिया आप लोग? मातृ देवी की मूर्ति, कुबड़ वाले बैल, और ये एक सिंह वाला जानवर, जो ध्यान दीजिएगा, ये सर्वाधिक क्या थे? ये सर्वाधिक पवित्र जानवर थे। ये असनागार यानी कि बाथ, और ये नर्तकी की मूर्ति, ये नटराज की मूर्ति, और ये तो महादेव, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये किसकी मूर्ति है? पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ की। देखो इससे पहले ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जोड़ुआ जो राजधानी है, सिंधु घाटी सभ्यता की जोड़ुआ राजधानी किसे कहा गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। जैसे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में ट्विंस सिटी या जोड़ुआ शहर किसे कहा जाता है? वर्तमान में जोड़ुआ शहर किसे कहा जाता है? जोड़ुआ शहर नहीं बाबू, जोड़ुआ शहर कहा जाता है, भारत में अगर बात करेंगे तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ध्यान दीजिएगा, भारत का जोड़ुआ शहर है, जोड़ुआ नगर। लेकिन विश्व की बात किया जाए तो विश्व की, ध्यान दीजिएगा, जोड़ुआ शहर कहलाता है किसे? तो जो जापान में जो दो शहरों पे बम गिराया गया था, हिरोशिमा एवं नागासाकी, उन दोनों शहरों को जुड़ुआ शहर कहा जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, यहाँ से नागासाकी और हिरोशिमा की बात किए हैं, तो क्वेश्चन बनता है कि उन पे बम कब गिराए गए थे? परमाणु बम गिराया गया था ना अमेरिका के द्वारा, सेकेंड विश्व युद्ध में ना जी। ध्यान दीजिएगा, एक पे 6 अगस्त, कब जी? तो 6 अगस्त, और दूसरा 9 अगस्त, 6 और 9 अगस्त। तो याद करने का तरीका याद रखना कि 9 अगस्त 1945 में किस पे बम गिराया गया था? तो ध्यान देना, 9 से 9 और 9 से नागासाकी, यानी 9 तारीख को, जो 9 अगस्त को बम गिराए गए नागासाकी पे, 9 अगस्त को नागासाकी। और जब एक बच गया तो उसको एक को याद कर लेंगे, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे। तो ये दोनों याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम जो भी आपको बताएंगे बिल्कुल क्लास में हम याद करा देंगे, बिल्कुल ट्रिक से। अब तो कभी आप लोग उन शहरों को इधर उधर नहीं करेंगे। शहर अब इधर उधर होंगे नहीं ना होंगे, याद आ जाएंगे कि 9 को नागासाकी पे, 9 को नागासाकी पे बम गिराया गया था, और 6 को हिरोशिमा पे। चलो इसको जल्दी खत्म कर देते हैं।
ध्यान दीजिएगा, इस मोहनजोदाड़ो से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। वाटर प्रूफिंग समझ रहे हैं? आखिर यहाँ पे हमको मिला है विशाल आसनागार, तो ये क्या आसनागार, विशाल आसनागार जो है, अगर पानी उसमें इकट्ठा होता तो उसमें से पानी निकल जाते, लेकिन सर जो उसके दीवालों को जोड़े गए हैं वो पक्के ईंटों से जोड़े गए हैं, यानी कि सर पक्के ईंटों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, उसको वाटर प्रूफिंग बनाया गया है। वाटर प्रूफिंग यानी कि उससे वाटर यानी कि पानी लीक ना हो जाए। अगर वाटर प्रूफ ना होता तो पानी लीक हो जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, वहां से ध्यान दीजिएगा, मोहन जोदाड़ो से हमें वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, तो ध्यान दीजिएगा विशाल आनागार कहाँ से मिला है। अगला देखना, एक सिंह वाले बैल, एक सिंह वाले, ये गलत हो गया है, एक सिंह वाला जो बैल मिला है कहाँ से मिला है, ठीक है ना। तो एक सिंह वाला बैल नहीं मिला है, एक सिंह वाला जो बैल के आकृति मिली है किस पे, तो मोहर पे, उनकी जो मोहर थी उन पे एक सिंह वाला बैल की क्या मिली है, प्रतिमा मिली है, ठीक है ना, ध्यान देना। और यहीं से हमें दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति मिली है, आप लोग को जो दिखाए थे दाढ़ी वाले महादेव। और ध्यान दीजिएगा, कांसे की जो नर्तकी है हमें यहीं से मिली है, ठीक है ना। दाढ़ी वाले महादेव का क्या नाम है, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें जो मिली है इस मोहनजोदाड़ो से मिली है। और ध्यान दीजिएगा, कांसे की जो नर्तकी मिली है हमें इसी मोहनजोदाड़ो से मिली है, जो ध्यान दीजिएगा किस पद्धति में बनी हुई है, किस पद्धति में बनी है, तो सर इसकी पद्धति जो है लॉस्ट वैक्स मेथड, लॉस्ट मैक्स मेथड, यानी कि लॉस वैक्स जो पद्धति है उस पद्धति में इस कांसे की मूर्ति को क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक सबको समझ में आए। तो आपका क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास समय कम है। चलिए अगले, इसके अगले भाग को हम अगले क्लासों में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना।